हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर जो सीरीज़ है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसका हम मंथली भी ऐसा कुछ डिस्कस किया करेंगे या नहीं। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हमने मंथली इसकी डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। वो इसलिए नहीं रखनी है क्योंकि आपको हम चाहते हैं कि आप रोज़ के रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ो ताकि आप रोज़ के रोज़ इससे टच में रहो, सिर्फ आप मंथली कंपाइलेशंस पर डिपेंडेंट ना रहो। हम आपको डेली भी ये करंट अफेयर्स देते हैं, वीकली भी देते हैं, मंथली भी देते हैं, लेकिन वीडियोस आपको हम सिर्फ डेली ही प्रोवाइड करेंगे, मंथली नहीं करेंगे। ताकि आप करंट अफेयर्स को रोज़ पढ़ो, रोज़ टच में रहो, ताकि आपकी जो ये आदत है ये बनी रहे करंट अफेयर्स को पढ़ने की। ठीक है। तो कमेंट में जो लोग पूछ रहे थे कि क्या इसके कुछ मंथली वीडियोस बनाई जाएंगी या नहीं, वो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। तो पहला हमारा टॉपिक है, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर आज आया हुआ है। तो ये है स्वामित्व स्कीम। तो अब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 11 अक्टूबर को, यानी कि अपकमिंग संडे को, ये इसके जो हमारी स्वामित्व स्कीम के अंदर प्रॉपर्टी कार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे कि वो जब इस स्कीम को लॉन्च करेंगे, जब वो इस स्कीम को, तो वो 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स को प्रॉपर्टी कार्ड्स जो हैं वो एसएमएस के थ्रू भेजेंगे, और वो उससे जो यूज़र्स हैं वो प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स भी करेंगी। ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी कार्ड्स का क्या रेलेवेंस है, ये इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो विलेजर्स हैं जो अभी लोन नहीं ले पाते थे क्योंकि उनके पास कुछ कोलैटरल रखने को नहीं होता था, कुछ सिक्योरिटी रखने को नहीं होती थी बैंक के पास, तो वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल से लोन नहीं ले पाते थे। इसके लिए ही ये स्कीम निकाली गई है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोन ले सकें, कुछ कोलैटरल रख सकें। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये स्वामित्व स्कीम है क्या। ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जो प्रॉपरली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है स्कीम और इम्प्लीमेंट भी करती है। अब इसमें याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी पैसा इस स्कीम के लिए नहीं देती है, सारी फंडिंग वो खुद उठाती है। ठीक है। ऑल्दो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट लेवल पर होगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सेंटर के तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं होगा। लेकिन स्टेट लेवल पर भी जो स्कीम है उसमें ट्रांसफ़र कुछ नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कोई पैसा नहीं जाएगा, सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही उठाएगी। और ये स्कीम्स जनरली यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाई जाती हैं, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो याद रखिए कि ये यूनियन लिस्ट में के सब्जेक्ट्स पर बनाई जाती हैं। ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्वामित्व स्कीम, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है हमारी, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया था? 24 अप्रैल 2020 को, नेशनल पंचायती राज डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। अब ये स्कीम का मोटिव क्या है? ये स्कीम चाहती है कि हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अब ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स। इसको जो हम अपने विलेजर्स हैं जिनके पास कुछ फॉर्मल प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, उनको हम वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराएं, और उनको ये प्रॉपर्टी कार्ड्स हम इशू करें ताकि वो आगे अपने फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के साथ एसोसिएट हो सकें। ठीक है। तो ये हमारे एक तरह से जो रूरल डिस्ट्रेस चल रहा है हमारे हमारे सोसाइटी में, जो हमारी कंट्री में रूरल डिस्ट्रेस चल रहा है, क्योंकि फार्मर जो है वो लोन नहीं ले पाता है, उसको आड़तियों के पास या मिडिल मैन से लोन लेना पड़ता है बहुत हाई इंटरेस्ट पे, क्योंकि उसके पास कुछ कोलेट्रल नहीं होता है। या फिर सिर्फ फार्मर ही नहीं, विलेजर्स कोई भी हो, जो आर्टिसंस भी हो सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो ताकि वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल से लोन्स ले पाएँ या फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले पाएँ, उसके लिए हम उनको ये कोलेट्रल के तौर पर एक तरह से एक फॉर्मल हम प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है। तो ये 4 साल की स्कीम है, 4 साल के अंदर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ऑलमोस्ट 6,62,000 विलेजेस को कवर किया जाएगा कंट्री के। अभी पायलट फेज़ में कुछ स्टेट्स को कवर किया जा रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका, और कुछ बॉर्डर विलेजेस पंजाब और राजस्थान के, ये फर्स्ट फेज़ में कवर किए जा रहे हैं।
अब ये स्कीम जो है इसमें एक कंपोनेंट है सर्वे ऑफ इंडिया का। अब ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने अभी एमओयू साइन किया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। वो क्या करेंगे, ड्रोन सर्वे करेंगे इन रूरल एरियाज़ का, ताकि इम्प्लीमेंटेशन देखी जाए। जैसे समझ लीजिए कि एक विलेज में अगर 100 घर हैं तो वहाँ पर 100 प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू होने चाहिए, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कि हाँ सच में वहाँ पर 100 विलेजेस हैं और 100 प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू हुए हैं। उसके लिए ड्रोन से सर्वे किया जाएगा कि हाँ यहाँ पर सच में ही 100 घर हैं और हमारे यहाँ से भी, हमारे सिस्टम से भी 100 प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू हुए हैं, ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिजिटली ट्रैक की जा सके, उसको हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर सकें ग्राउंड लेवल पर। उसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ड्रोन सर्वे करे। तो अभी पंजाब और राजस्थान ने जो बॉर्डर विलेजेस पे जिनके स्कीम चलने वाली है, उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ये एमओयू साइन कर लिया है, ताकि वो ये नेटवर्क बना सके, कॉन्टीन्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टेशंस बना सके जहाँ से ये ड्रोन्स के थ्रू हम सर्वे कर सकें। ठीक है, अब ये आपको एक हम ये प्रॉपर्टी कार्ड्स जो होते हैं वो किस किस नाम से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो वो आपको वैसे तो जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो इसको पढ़ लेना पीडीएफ में से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रुद्रम। अब जैसा कि हमने पहले देखा है, अभी विद इन दिस 1 वीक ये सेकेंड डीआरडीओ का टेस्ट है, एक मिसाइल का टेस्ट। और डीआरडीओ जब से चाइना बॉर्डर्स पर टेंशन हो रही है तब से बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक मोड पर हमारे वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है, मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। और ये एक और उसका हमारे डीआरडीओ का कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, अब ये है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ARM भी कहते हैं इनको, ये है रुद्रम। अब ये ARM क्या होते हैं, जनरली जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होते हैं ये टारगेट किस चीज़ को करते हैं, दुश्मन के रडार्स को। उस रडार्स में से जो रेडिएशन निकलती है उसको वो ट्रैक करते हुए जाते हैं और उस रडार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो उनका इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है हमारे वेपन्स को, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि चाइना जो है उन्होंने अगर एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स लगा रखे हैं कि हमारा इंडिया का कोई भी मिसाइल या हमारा कोई हेलीकॉप्टर या कोई हमारा जेट एयरक्राफ्ट उनके टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा, तो वो रडार उसको उनका चाइना का इंटरसेप्ट कर लेगा और हमारे को अटैक कर सकते हैं वो। ठीक है, तो हमारा जो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है, ये मिसाइल बना ही इसलिए है कि वो उनके रडार्स को, जिसमें से रेडियो एमिशंस आती हैं, आपको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि एंटी रेडिएशन, क्योंकि रेडियो जो इनके एमिशंस होती हैं उसमें रेडिएशन के थ्रू रेडियो जो इनके रडार होते हैं वो इंटरसेप्ट करते हैं। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल, ताकि वो रेडियो एमिशंस जो हो रही हैं जो रडार में से, उनके एनिमी के रडार में से, उसी को डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या जो उनका हमारे इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारी जो आर्मी या हमारी एयरफोर्स जो है वो उनके टेरिटरी में घुसकर उनको डिस्ट्रॉय कर सके और उन पर अटैक कर सके। ठीक है, तो ये रुद्रम वो एक मिसाइल है जिसको SU-30 MKI, अब ये सुखोई जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके थ्रू लॉन्च किया गया है आज। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है कि सबसे पहला ये इंडिजिनसली बिल्ट, इंडिया ने खुद अपने आप ये मिसाइल बनाया है किसी की हेल्प के बिना। ये पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो इंडिया ने खुद बनाया है, DRDO ने, इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, अब इसको लॉन्च किससे किया गया था, सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया था। इसके अंदर INS GPS जो इंडिजिनस हमारी जो है IRNSS और GPS दोनों के नेविगेशन के थ्रू इसको हम अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको बताता हूँ कि पैसिव होमिंग हेड का मतलब क्या होता है। पैसिव होमिंग हेड होता है कि दो तरह के होते हैं ये, कि एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव होमिंग हेड में क्या होगा कि समझ लीजिए आपने मिसाइल यहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो वो मिसाइल आप यहाँ से गाइड कर रहे हो उसको, मिसाइल को जाने के लिए, कि मैंने यहाँ से हमने जैसे इंडिया ने जब मिसाइल यहाँ से लॉन्च किया तो हम उसको गाइड कर रहे हैं कि चाइना की उस सिटी में जहाँ पर वो रडार लगा है उसको तुमने अटैक करना है। बट उसकी लिमिटेशन ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी हमारे वो सिस्टम्स हैक कर लें चाइनीज़ जो हैं, और फिर हमारे को जो हमारा मिसाइल है वो हमारी तरफ ही मोड़ दिया जाए या फिर उसको भटका दिया जाए, क्योंकि वो एक्टिवली हमने उसमें लोकेशन डाली है कि उसको उस जगह पर जाकर वार करना है। ठीक है,
लेकिन जो ये पैसिव होमिंग हेड है, इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें जैसे मैं आपको सबसे मॉडर्न जो पैसिव होमिंग हेड का मिसाइल होता है वो क्या करते हैं कि उसको एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड इमेज दिखा देते हैं, कि जैसे उन्होंने एक फॉर्म ऑफ रडार दिखा दिया उसको, कि जो चाइना का ये वाला फॉर्म ऑफ रडार है, जहाँ भी तुम्हें दिखेगा उसको तुमने वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो उसको ये जो नेविगेशन के थ्रू हमने उस सिटी में तो भेज दिया जहाँ पर उसको अटैक करना है उस रडार को, और वो उसको जहाँ से भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज आती हुई दिखेंगी उस एरिया में, वो जो मिसाइल है, जो हमारा ARM है, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो पैसिवली मतलब अपने आप वहाँ पर उस रेडियो एमिशंस को वो टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। एक्टिव का मतलब क्या हुआ इस कंटेक्स्ट में, कि हम अपने आप उसको लोकेशन बता रहे हैं और उसको एक्टिवली हम टारगेट परसू करने को कह रहे हैं। पैसिव होमिंग हेड क्या हुआ कि उसको कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, हम नहीं उसे बता रहे कि तो तुझे कहाँ जाना है, वो अपने आप ढूंढकर, वो अपने आप वो उस जगह पर रेडियो फ्रिक्वेंसीज ढूंढकर उस रडार की उसको अटैक करेगा। तो पहले आती थी एक्टिव टेक्नोलॉजी, अब आती है पैसिव टेक्नोलॉजी, जो वियतनाम वॉर में US ने एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को लॉन्च करके यूज़ किया, और जिसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और वो मिसाइल्स जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से टारगेट्स को हैंडल करती हैं, ठीक है। इसमें चांसेस बहुत कम हैं कि उसको हैक करके या उसके साथ कुछ इंटरफेरेंस कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ जैसे ही हमने उसको लॉन्च किया तो हमारा उसके साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब वो अपने आप उस सिटी में पहुंचेगा या उस एरिया में, उस टेरिटरी में पहुंचेगा, और उसको जहां से रेडियो फ्रिक्वेंसी आती हुई दिखेगी उसको वो अटैक कर देगा, ठीक है। तो अब इस कंटेक्स्ट में हमारा जो ये रुद्रम मिसाइल है ये बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों बनाया गया है, ताकि हम एनिमी की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना का जो हमारा जो उसने अपने बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, वो एयर डिफेंस सिस्टम चलता ही किस बेसिस पर है। जो हम एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है पहले आपको ये समझा देता हूँ, कि हमारी तरफ से अगर कोई भी मिसाइल जाएगा तो उनके वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा होगा वो हमारे मिसाइल को ट्रैक कर लेगा, और वो अपने मिसाइल से उस हमारे इनकमिंग मिसाइल को अटैक करके ख़त्म कर देगा, ठीक है। जैसे हमने S-400 मिसाइल्स जो हमने रशिया से प्रोक्योर कर रहे हैं वो भी वही एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रडार की वजह की कैपेबिलिटी के ऊपर ही चलता है, क्योंकि उसको रडार ही इंटरसेप्ट करके बताता है कि हाँ कोई एनिमी टेरिटरी से मिसाइल आ रहा है। तो अगर हम उस रडार को ही टारगेट करते हैं तो वो एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। उसी के लिए हमने ये रुद्रम मिसाइल बनाया है, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट तो सुखोई से किया, लेकिन वो मिराज 2000, जैगवार, तेजस और तेजस मार्क 2 इसमें भी इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है इसकी स्ट्राइक रेंज है ऑलमोस्ट 100 से 150 किलोमीटर्स की रेंज है इसकी, इस रुद्रम मिसाइल की टारगेट करने की, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था रुद्रम। अब हम देखते हैं नोबेल पीस प्राइज़। आजकल पिछले इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे नोबेल प्राइजेज़ मिल रहे हैं, कभी केमिस्ट्री पर, कभी मेडिसिन पर, कभी फिज़िक्स में। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोबेल प्राइजेज़ होते हैं उनमें होता है नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज़ इस साल का यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ होता क्या है, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर ये नोबेल प्राइजेज़ मिलते हैं। अब ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, जिन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की थी। तो आप देख रहे हो कि खुद इन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की है, अब लेकिन इनके नाम पर नोबेल पीस प्राइज़ चल रहा है और इनके नाम पर ऐसे पीस के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो इन्होंने जब ये डायनामाइट की इन्वेंशन की थी तो ये इतना रिग्रेट किया था इन्होंने, क्योंकि उसकी वजह से इतनी ज़्यादा वॉर्स हुई, इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुए, तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देख के उन्होंने कहा था कि मैं पीस प्राइज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा पीस इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा कंट्रीज़ के अंदर या फिर वर्ल्ड में, मैं उसको रिवॉर्ड करना चाहता हूँ। तो मेरे मरने के बाद जो मैंने जितना भी पैसा कमाया है, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, तो वो कहते हैं कि जितना भी मैंने पैसा कमाया है उसको आप हर साल रिकॉग्नाइज़ करो उन लोगों को जो पीस इस्टेब्लिश करने में वर्ल्ड में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन है एक तरह से, जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो डिसाइड करती है कि किसको प्राइज़ मिलेगा। वो उन्होंने क्या बोला था कि किसको नोबेल पीस प्राइज़ देना है, द पर्सन हु शैल हैव डन द मोस्ट और द बेस्ट वर्क फॉर फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा,
देशों के बीच में भाईचारा इस्टेब्लिश करने में जो सबसे अच्छा जिसने काम किया होगा, या फिर अबॉलिशन और रिडक्शन ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज़, या फिर जिन्होंने आर्मी को कम करने में हेल्प किया होगा। आर्मी मतलब को कम करने में हेल्प किया होगा, मतलब क्या हुआ कि पीस की तरफ मूवमेंट, अपनी कंट्री की को पीस की तरफ मूव करने में हेल्प की होगी, ताकि हम आर्मी का कम यूज़ करेंगे या कन्फ्लिक्ट से हम दूर रहेंगे। जिन्होंने भी ऐसा किया होगा, या फिर कोई पीस कमेटी या पीस कांग्रेस एड्रेस की होगी, जैसा कि रिसेंटली अभी अब्राहम अकॉर्ड में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंटरफेयर कर रहे थे, उनकी इंटरफेरेंस की वजह से वो अब्राहम अकॉर्ड साइन हो पाए थे। तो वो एक तरह से पीस कांग्रेस थी कि दो दुश्मनों के बीच में या दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ के बीच में पीस एस्टैब्लिश किया था, तो वो क्वालिफाई हो सकते थे इस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ठीक है, अब ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो 1901 में पहला दिया गया था, और ऐसा हुआ है कि 19 ओकेजन्स पर ये पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। मोस्टली आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऐसा किया गया कि किसी को भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। तो नोबेल फाउंडेशन ने क्या कहा कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये हमारा जो अल्फ्रेड नोबेल ने जो हमें गोल दिया है कि किसको पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि उस साल कोई भी उसके लिए काबिल नहीं है, कोई भी उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं करता है, तो हम उसको नोबेल पीस प्राइज़ को उस साल हम नहीं देंगे, और उस प्राइज़ की जो मनी है वो हम अगले साल के लिए रिज़र्व कर लेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसलिए कई ऐसी ओकेजन्स हैं जब उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया है। तो फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने कहा है कि हम अगर हमें लगा है कि नहीं कोई क्वालिफाई करता है तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए रिज़र्व कर लेंगे। बट अगर नेक्स्ट ईयर भी उनको लगता है कि नहीं कोई क्वालिफाई कर पाया, किसी ने भी ऐसा हेल्प नहीं किया कि पीस एस्टैब्लिश हो पाए, जैसा आप देख रहे हो 1939 से 1943 के बीच में ये लगातार 4 साल का ऐसा पीरियड है जब किसी को भी पीस प्राइज़ नहीं मिला, तो वो फंड्स जो हैं, जो प्राइज़ मनी जो है जो इकट्ठी हो रही है, उसको फाउंडेशन के रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में डाल दिया जाएगा। वो कोलैप्स हो जाएगा, वो प्राइस जो है वो नहीं मिलेगा किसी को, आगे वो फंड्स में वापस चला जाएगा, जो जिस फंड्स में से वो पैसा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आज तक 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। इनको इस ऑर्गेनाइजेशन को आज तक हिस्ट्री में सिर्फ यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2 बार पीस प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है, और सबसे यंगेस्ट कौन है जिसको पीस प्राइज़ मिला है? मलाला यूसुफ़ज़ई। ये आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान की जो ये हमारे पाकिस्तानी जो एक लड़की है, उनको मलाला यूसुफ़ज़ई, इनको सबसे यंगेस्ट थी, जब वो 17 ईयर्स की थी तब उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। और जो सबसे ओल्डेस्ट हैं वो है जोसेफ रॉटब्लैट। अभी जोसेफ रॉटब्लैट जो हैं ये कुछ इन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स में या फिर न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करने में और उसके ताकि उसका यूज़ कम हो उसमें योगदान दिया था। तो इनको अर्ली 1960s में इनको भी नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था एट द एज ऑफ 1987। तो 1960s में इन्होंने जो पार्शल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी थी, जो पीटीबीटी जिसको कहते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इसलिए 1995 में उस रोल को रिकॉग्नाइज़ करते हुए इनको पीस प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इस साल की जो अवॉर्डी हैं जिनको प्राइज़ मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब ये 1961 में बनाया गया था यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, किसके बिहेस्ट पर? यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे वाइट आइजनहावर, इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए यूएन के लेवल पर जो लोगों को फूड की एड दे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसने कहा है? गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2002 में ये बोला है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और इसका गोल क्या है कि ये हंगर को बाय द ईयर 2030 तक एलिमिनेट कर दे। ठीक है, अब ये 2 तरह से हंगर को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। पहले तो फूड डायरेक्टली, जो भूखे हैं, जो हंगरी लोग हैं, उनको डायरेक्टली फूड देता है। दूसरा क्या करता है, ये कैश बेस्ड ट्रांसफ़र भी करता है। अब ये कैश बेस्ड ट्रांसफ़र कब शुरू किए थे उन्होंने? जब 2005 में हमारे श्रीलंका में सुनामी आई थी, तब इन्होंने कैश बेस्ड ट्रांसफ़र का भी प्रोग्राम चलाया कि
फूड तो हम देते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर हम फूड नहीं उपलब्ध करा पाएंगे बेनिफिशरीज़ को, हम उनको कैश बेस्ड ट्रांसफ़र्स करेंगे ताकि वो खाना खा सकें और अपनी हंगर को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, अब ये हंगर को एस्टिमेट कैसे करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी वो जब वो डेफिनेशन जो बताता है कि अंडर नरिशमेंट की, उसके हिसाब से ये एस्टिमेट करते हैं कि हंगर क्या है। ठीक है, अब इनका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में लोकेटेड है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये था हमारा नोबेल पीस प्राइज़ का जो टॉपिक। अब हमारा एक और टॉपिक है भाई तारू सिंह जी। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे उनको एक तरह से याद किया है उनकी 300th बर्थ एनिवर्सरी में। ठीक है, अब ये भाई तारू सिंह जी कौन थे? ये एक सबसे बहुत ही फेमस सिख मार्टिर थे, जो फेमस हैं अपने सिख वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि आपने कभी कभी न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में आपने एक फ़ोटो देखी होगी कि एक ये सिख मार्टिर हैं जिनका स्कैल्प को कट किया गया है, और मतलब कुछ लोग जो उनके स्कैल्प को कट कर रहे हैं और ब्लड वहाँ से निकल रहा है। तो ये एक फ़ोटो आपने बहुत फेमस देखी होगी, तो वो इन्हीं भाई तारू सिंह जी की है। ठीक है, तो ये क्यों, क्या स्टोरी है इसके पीछे कि इन्होंने अपने बाल कटवाने से, अपने केश कटवाने से मना कर दिया था, या फिर क्योंकि वो जो ज़कारिया खान थे जो गवर्नर थे उधर के पंजाब प्रोविंस के मुग़ल एम्पायर के टाइम पर, उन्होंने इनको कहा था कि या तो अपने केश कटवाओ या फिर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो। तो इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से भी मना कर दिया था। तो उन्होंने, जो ज़कारिया खान है, उन्होंने इनके बाल कटवा दिए थे, इनका स्काल्प कटवा दिया था रादर, ताकि कभी इनके बाल उग ना पाएँ, इनके केश कभी उग ना पाएँ, क्योंकि इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको एक तरह से मोटिवेशन भी मिलेगी कि प्रिंसिपल्स पर स्टैंड करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे जो वेदर की स्टोरी है, तो ये आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। आई रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये एक स्टोरी है, इसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको मैंने समझा दिया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ये प्रीलिम्स बूस्टर हैं, ये वीडियो जो है ये कल संडे को, मतलब कल जो हमारा दिन होगा, ये नहीं आएगी। हम संडे को ये वीडियोस नहीं डाला करेंगे। संडे का जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट डे मंडे को वीडियोस के थ्रू बताया करेंगे। तो मतलब हम 2 दिन के करंट अफेयर्स मंडे को कवर किया करेंगे, संडे और जो मंडे के दोनों दिन के हम करंट अफेयर्स कवर किया करेंगे। ठीक है, so we'll meet next time on a Monday. Until then, take care and keep studying, stay motivated. Have a nice day. Thank you.